यस। चलिए तो सेशन करते हैं आज का शुरू। और जैसा कि आप सभी को पता है कि एनटी यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का पेपर हमारा 16 मई को है, लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट का। तो उसी पॉइंट से हम लोग एमसीक्यू सीरीज कर रहे थे, और एमसीक्यू सीरीज में अभी तक हमने जिस सब्जेक्ट को कवर किया था दैट इज आईसीटी, कंप्यूटर वाला पार्ट कवर कर रहे हैं। तो आज हम अगले सेट की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट से एनटी यूजीसी नेट, केवीएस, एनबीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस या फिर रेलवे जो आरआरबी की वैकेंसी आई है अभी लाइब्रेरियन की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर और लिंक दोनों अवेलेबल है, आप जाके सीधा फॉलो कर सकते हैं। हम आते हैं आज के सेट पर, और आज सेट नंबर 10 है। पहला ही सवाल आपके लिए अच्छा है, यानी मैच द फॉलोइंग पूछा है, बहुत अच्छा है। आप जानते हैं कि मैच द फॉलोइंग में आपको लिस्ट वन दी जाती है, लिस्ट टू दी जाती है। लिस्ट वन में आपके पास टर्म है, और लिस्ट टू में उनका एग्जाम्पल या फिर डिस्क्रिप्शन कह सकते हैं, मतलब उनका डिफाइन किया गया है। तो ऑप्शन दिखाने से पहले आप उन टर्म को अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहले ऑप्शन में बोला जा रहा है ईमेल स्पैमिंग अ टेक्स्ट, ठीक है, ईमेल प्रोटोकॉल, ईमेल एड्रेस और जीमेल। अगर आप दूसरे ऑप्शन को जैसे ही पढ़ेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट लिस्ट के जितने भी टर्म हैं उनका डेफिनेशन डिफाइन होता चला जाएगा। जैसे हम पहला ऑप्शन पढ़ेंगे तो पहला जो एग्जांपल या डिस्क्रिप्शन कह रहा है अ फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइड बाय गूगल, तो सब लोग जानते हैं कि इसे हम जीमेल कहते हैं। तो इसका मतलब है कि जो फर्स्ट का या फिर डी का फर्स्ट होगा, ये बात कंफर्म है, ठीक है। अगर हम दूसरे ऑप्शन पर जाएं तो सेंडिंग द सेम मैसेज, ठीक है ना, लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर, दैट इज स्पैम। क्या होता है? स्पैम होता है, यानी ये फर्स्ट ऑप्शन की बात कर रहा है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यानी पीओपी, सर ईमेल प्रोटोकॉल है, ये क्या है सर? प्रोटोकॉल है। अब प्रोटोकॉल में हमारा ऑप्शन नंबर बी कह रहा है, ये बी है, और ये ईमेल एड्रेस है, सब लोग जानते हैं, तो ये हमारा सी हो जाएगा। अब आप ऑप्शन को मैच करा लीजिए। तो पहले के साथ तो हम लोग फर्स्ट के साथ सेकंड ले जाएंगे, फर्स्ट के साथ सेकंड पे हमारे पास दो ऑप्शन है या तीन है। बी के साथ जाना है तो बी कहाँ पर है? बी हमारा थर्ड में है, तो वी थर्ड में, यानी ये वाला ऑप्शन हट जाएगा। अगर हम डी के साथ जाएं तो डी में फर्स्ट है, डी में फर्स्ट है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा अच्छा सवाल है, टाइम टेकिंग होती है जब हम मैचिंग की बात करते हैं। तो अगला सवाल है सवाल नंबर 2, जिसमें स्वीट अप यानी सेटअप प्रोटोकॉल पूछा है, जिसे डिफेंस सिस्टम द्वारा अधिकांश जो यानी हाई रिलायबल एंड फॉल्ट टोलरेंट नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो प्रदान करता है। उसके लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल डेवलप किया गया है? डी एस सी पी प्रोटोकॉल है, बी पी एन है, या पी 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 ओ ई है, या फिर टी सी पी स्लैश आई पी मॉडल है। तो अगर आप ऑप्शन को ढंग से डील करेंगे तो आपको अपने आप नज़र आएगा, जब हम डीलिंग करते हैं मतलब फॉल्ट टोलरेंट नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की, या फिर डिफेंस जो डिपार्टमेंट है उसको अगर हम हाईली रिलायबल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा जो प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4, यानी टीसीपी स्लैश आईपी प्रोटोकॉल, जिसे हम ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कमीशन, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। अगर इसकी मतलब उसमें जाना चाहते हो हिस्ट्री में, तो आप ये कह सकते हैं कि इस प्रोटोकॉल की जो शुरुआत है वो 1970s में की गई थी। कब की गई थी? 1970s में। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी पूछ लेते एग्जाम में, ठीक है। अगले सवाल पे मूव करते हैं। सवाल नंबर 3 पूछा क्या जा रहा है, इनमें से वो कौन सा क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन है? क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन है जो इंटरनेट पर प्रत्येक होस्ट को एक यूनिकल यूजर फ्रेंडली नाम देता है। मतलब इंटरनेट पर होस्ट को एक यूनिकली नाम देता है। टेलनेट है तो आप जानते हैं कि टेलनेट से रिमोट एक्सेस होता है। टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ये कम्युनिकेशन के लिए यूज होगा। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। लेकिन अगर हम बात करें डीएनएस, जिसे हम डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं, ये हमारा जो यूआरएल है उसे आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने की बात करता है। और अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखो तो ऑप्शन भी यही कह रहा है कि क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन है जो कि डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में क्या करता है? ट्रांसलेट करता है। तो ट्रांसलेट डोमेन टू आईपी एड्रेस, तो डोमेन जस्ट लाइक अ यूजर नेम, जिसे सॉरी यूआरएल कहते हैं। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर
सेकंड इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बाकी सबका हमने डेफिनेशन डिफाइन कर लिया। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इज प्राइमरली यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग आइटम टू। बहुत ही अच्छा है भाई। रिटेल में अगर हम किसी आइटम को आइडेंटिफाई या ट्रैक करना चाहते हैं तो अभी हमने देखा था प्रीवियस सेट में, दैट इज बारकोड टेक्नोलॉजी। बाकी RFID, DOI और फिल्टरिंग, चारों टेक्नोलॉजी को मैंने प्रीवियस सेट में भी समझाया, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, जिसमें मैचिंग करी है और मैचिंग में आपके पास लैंग्वेज है और दूसरे कॉमन लाइब्रेरी या फिर फ्रेमवर्क है। तो आपको लैंग्वेज के साथ साथ जो कॉमन लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क यूज होते हैं उसके आधार पर आपको आंसर डिफाइन करना है। तो पहले हम लैंग्वेज के साथ जो फ्रेमवर्क यूज करते हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें पाइथन, तो पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो पेंटा का यूज करता है। किसके लिए सर? डेटा मैनिपुलेशन और एनालिसिस लाइब्रेरी के लिए। तो पाइथन के साथ आप सॉरी पेंटा नहीं होता, पेंटास होता है। पेंटास है, सॉरी पेंटा नहीं है, पेंटास है ये, पेंटास। पाइथन पेंटास का यूज करता है। अगर हम बात करें जावा स्क्रिप्ट, तो जावा स्क्रिप्ट आपको पता है हम लोग जावा के साथ स्क्रिप्टिंग यूज करते हैं। जावा के साथ हम स्क्रिप्टिंग यूज करेंगे या रिएक्ट, क्या बोले? मुझे ऑप्शन में कुछ डीलिंग नजर आ रही, गड़बड़। क्या बोलूं, जावा स्क्रिप्ट। अगर आप डिफाइन करें जावा स्क्रिप्ट को तो भाई थोड़ा सा गड़बड़ है, मुझे कहीं ना कहीं दिक्कत नज़र आ रही है। जस्ट वेट, मैं एक बार ऑप्शन चेक कर लेता हूँ अच्छे ढंग से, क्योंकि ऑप्शन में जब तक क्लियरेंस नहीं होगा तब तक दिक्कत रहती है। वेट। पाइथन का तो पेंटास है, कंफर्म है। अगर हम बात करें जावा स्क्रिप्ट, तो जावा स्क्रिप्ट रिएक्ट यूज करता है। तो जावा स्क्रिप्ट कैसी लैंग्वेज है सर? ऐसी लैंग्वेज जो वेब डेवलपमेंट में यूज होती है। जावा स्क्रिप्ट की बात करें तो ये वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज है, ठीक है। अगर हम जावा की बात करें तो ये हमारी ऐसी लैंग्वेज है जिसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में डिफाइन कर जाते हैं। जावा की बात करें तो ये ऐसी लैंग्वेज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, यानी बैक एंड डेवलपमेंट में यूज की जाती है। ये बैक एंड डेवलपमेंट है, बैक हैंड। और प्योर अगर हम बात करें प्रोलॉग की, प्रोलॉग तो आपको पता है कि ये लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो यूज करता है SWI। तो ये तो कंफर्म है। देखो दो ऑप्शन कंफर्म हो गए। प्रोलॉग को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं अगर आप प्रोलॉग के साथ डील कर रहे हैं, तो प्रोलॉग का मतलब है SWI, प्रोलॉग, ठीक है। यानी फोर्थ का फोर्थ रहेगा। फोर्थ का फोर्थ सिर्फ एक ही ऑप्शन में, दैट इज फर्स्ट, यानी फर्स्ट ही करेक्ट होगा। पाइथन का पेंटास देख ही लिया। जावा स्क्रिप्ट की वेब डेवलपमेंट है तो हम लोग रिएक्ट के साथ डील करते हैं, और जावा की बात करें जो बैकएंड डेवलपमेंट है उसके साथ हम स्प्रिंग का यूज करते हैं। बाकी अगर आप टर्म को डिफाइन करना चाहते हो तो आप ये कह सकते हो कि रिएक्ट इज अ पॉपुलर फ्रंट हैंड फ्रेमवर्क होता है जो कि यूजर इंटरफेस को बिल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। वहीं अगर आप स्प्रिंग की बात कर रहे हैं तो स्प्रिंग एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है जिसका यूज हम जावा का फ्रेमवर्क या फिर एंटरप्राइजेस एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। तो आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 में पूछा है जब ईमेल का एक सेंडर और रिसीवर अलग अलग सिस्टम पर होते हैं तो इंटरनेट पर मैसेज भेजने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? टू यूजर एजेंट की, पेयर ऑफ मेल जिसे हम TMA के नाम से जानते हैं, या फिर MAA और MIM, यस, इसे कंफर्म कर दीजिए। देखो MTA की बात करें तो मेल ट्रांसफर एजेंट, तो दोनों टर्म को समझिए। UA का मतलब है यूजर एजेंट, और MTA का मतलब है मेल ट्रांसफर एजेंट, ठीक है। अगर आप दोनों टर्म को अच्छे से समझोगे तो आप अच्छे ढंग से डिफाइन कर पाएंगे। तो NIME कुछ होता नहीं है, ये कुछ होता नहीं, मुझे तो ये दोनों ही लग रहे हैं। टू यूजर एजेंट क्योंकि एक सेंडर है दूसरा रिसीवर है। पेयर ऑफ मेल ट्रांसफर एजेंट इसीलिए होगा क्योंकि भाई सेंडर के लिए भी चाहिए और रिसीवर के लिए भी चाहिए, दोनों के लिए हमें चाहिए, इसीलिए। तो हमें दो तो यूजर एजेंट की जरूरत पड़ेगी और दो
मेल ट्रांसफर एजेंट की जरूरत पड़ेगी फॉर सेंडिंग अ मैसेज ओवर द इंटरनेट। ठीक है, तो आंसर आप डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें ए और बी दोनों की जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है सवाल नंबर 7। द सेकेंडरी डिवाइस कैन ओनली डेटा स्टोर वट दे कैन नॉट परफॉर्म। मतलब सेकेंडरी मेमोरी है वो केवल डेटा को स्टोर कर सकता है लेकिन परफॉर्म ही है, यानी जो प्रोसेस है उनको परफॉर्म नहीं कर सकता। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल फैच। आप जानते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी सिर्फ डेटा हमारा स्टोर होता है, कोई भी किसी भी प्रकार का ऑपरेशन यानी एएलयू के ज़्यादा जो ऑपरेशन है वो कोई भी परफॉर्म नहीं होगा, वो परफॉर्म होते हैं मेन मेमोरी या फिर एएलयू के लिए आप रजिस्टर्ड का डील करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सीपीयू का जो तीसरा कंपोनेंट है रजिस्टर्ड वो हमारा स्टोरेज ही डील करता है। तो मेमोरी मतलब स्टोरेज और सीपीयू में रजिस्टर्ड होता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है सवाल नंबर 8 जिसमें मैच द फॉलोइंग है। सबसे लिस्ट 1 में आपके पास टाइप ऑफ फायरवॉल्स हैं और दूसरे में यूज़र हैं, यानी उनके यूजेस आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए तो टाइप ऑफ फायरवॉल में हमारा पैकेट फिल्टरिंग है। फायरवॉल पैकेट फिल्टर पहला टाइप, स्टेटफुल पैकेट इंस्पेक्शंस हैं, एप्लीकेशन लेवल गेटवे है और सर्किट लेवल। ये 4 टाइप होते हैं फायरवॉल के। कभी टाइप पूछे जाए तो इन चारों का ही नाम आप ले दोगे तो काम हो जाएगा। अगर हम बात करें पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, तो पैकेट फिल्टरिंग का मतलब होता है सेट ऑफ रूल होता है जो इनकमिंग और आउटगोइंग फायरवॉल पैकेट के लिए यूज होता है, यानी सेट ऑफ रूल टू ईच इनकमिंग एंड आउटगोइंग आईपी फायरवॉल पैकेट। तो आप डिफाइन कर सकते हैं सेट ऑफ रूल्स की जो बात कर रहे हैं ना, सेट ऑफ रूल्स, तो दैट इज पैकेट फिल्टरिंग, यानी आप ये कह सकते हैं कि ए का सेकंड होगा। वही अगर आप कहें यूज द एडमिनिस्ट्रेशन, नहीं मोर से देखो, ऑल्सो एप्लीकेबल प्रॉक्सी सर्वर टेंड मोर पैकेट सिक्योर, दैट इज ऑप्शन नंबर आप डी के साथ डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी के साथ जो हम डील कर रहे हैं ना प्रॉक्सी सर्वर, नहीं नहीं गड़बड़ हो जाएगी। सॉरी, अगर आप स्टेटफुल के साथ जा रहे हैं तो स्टेटफुल सिक्योरिटी फीचर्स देता है, स्टेटफुल सिक्योरिटी फीचर्स देता है और नॉन कॉमर्शियल या बिजनेस नेटवर्क के लिए यूज होता है। तो भाई सिक्योरिटी किस में है, सिक्योरिटी है क्या किसी में, यूज द सिक्योरिटी ट्रस्ट इंटरनल यूजर, ठीक है। इज अ प्रॉक्सी ट्रेंड, कैसे डिफाइन करें भाई सिक्योरिटी पे, क्योंकि स्टेटफुल पैकेट इंस्ट्रक्शन का काम है कि मतलब ये सिक्योरिटी फीचर्स ऑफर करता है और ये जो यूज़ किया जाता है वो नॉन कमर्शियल में यूज़ किया जाता है, यानी आप डिफाइन कर सकते हैं रूल फॉर टीसीपी ट्रैफिक क्रिएशन डायरेक्टरी अराउंड कनेक्शन, यानी आप सेकंड के लिए फोर्थ को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, मैं एप्लीकेशन लेवल गेटवे पे जाता हूँ। एप्लीकेशन लेवल गेटवे क्या कह रहा है, तो एप्लीकेशन लेवल गेटवे पे आप ये कह सकते हैं कि यूज सिचुएशंस, यूज एप्लीकेशन लेवल गेटवे यानी ऑल्सो एप्लीकेशन प्रॉक्सी 10 टू मे बी सिक्योर एंड पैकेट फिल्टर, ये हाँ ये हो सकता है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सर्किट लेवल गेटवे, सर्किट लेवल यानी सिचुएशन इन सिस्टम फर्स्ट हो सकता है, तो मुझे ऑप्शन नंबर सेकंड नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड नजर आ रहा है। फिर भी इनको प्रॉपर तरीके से डिफाइन, जैसे सर्किट लेवल के गेटवे की बात करें तो ये ओएसआई मॉडल की सेशन लेयर पर काम करता है और इसका काम है दो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के बीच में कनेक्शन को स्टेब्लिश करना, क्योंकि सेशन में कनेक्शन स्टेब्लिश होता है। वहीं अगर आप एप्लीकेशन लेवल गेटवे की बात करें जिसे हम प्रॉक्सी फायरवॉल या फिर क्लाउड फायरवॉल के नाम से भी जानते हैं, ये ऐसा टाइप ऑफ फायरवॉल है जो एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है, यानी टू फिल्टर इनकमिंग ट्रैफिक बिटवीन योर नेटवर्क, यानी ट्रैफिक नेटवर्क को फिल्टर करने के लिए हम एप्लीकेशन लेवल गेटवे की बात करते हैं। तो फिल्टर की बात हमारा ये कर रहा है, इसीलिए मैंने एप्लीकेशन गेटवे लगाया। तो आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी सवाल था क्योंकि अगर आप एक भी ऑप्शन छोड़ जाते तो गड़बड़ हो जाता। अगला सवाल है सवाल नंबर 9 जिसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर शेयरिंग एंड डिस्कवरिंग यूजर कर्सर्ड प्लेलिस्ट। जी, प्लेटफॉर्म है जो कर्सर नहीं क्यूड प्लेलिस्ट को शेयर करने और उसे डिस्कवरिंग करने के लिए यूज करते हैं। तो प्लेलिस्ट है तो वो तो भाई आपको पता है, स्पॉटिफाई स्पॉटिफाई सॉन्ग यूज करते हैं नहीं कि नहीं करते, प्लेलिस्ट यानी ऑडियो सॉन्ग
आपने स्पॉटिफाई पे यूज़ किया है कि नहीं किया? जैसे सावन है, सेम वैसे ही ये प्लेटफॉर्म होता है, सेम वैसे ही ये प्लेटफॉर्म होता है स्पॉटिफाई। क्या होता है स्पॉटिफाई? एक ऐसा म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर यूजर प्लेलिस्ट को क्रिएट और शेयर कर सकता है, साथ ही साथ में डिस्कवर की जा सकती क्यूड प्लेलिस्ट। नेक्स्ट और लास्ट सवाल है आज के सेट के लिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आर सॉफ्टवेयर के बारे में सही स्टेटमेंट पूछा है। सही कौन सा है? चलिए, आपके पास चार स्टेटमेंट है। पहला, आर इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। क्या आर इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है? आप बोलोगे ये बात पूरी तरीके से सही है। यानी आर इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज मीन्स मतलब कोड रिटन इन आर इज एग्जीक्यूटेड लाइन बाई लाइन, क्योंकि इंटरप्रेटेड का मतलब है इंटरप्रेटर। भाई इंटरप्रेटेड का मतलब क्या है? इंटरप्रेटर, और इंटरप्रेटर एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो ट्रांसलेट करता है लाइन बाई लाइन। तो आप ये कह सकते हैं कि आर में जो कोड लिखा है उसे एग्जीक्यूट किया जाता है लाइन बाई लाइन। इन लाइन बाई लाइन किसके द्वारा? इंटरप्रेटर के द्वारा, ना कि कंपाइलर के द्वारा। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि यूजर कैन एक्सेस थ्रू अ कमांड लाइन इंटरप्रेटर, यानी यूजर है वो कमांड लाइन इंटरप्रेटर का यूज करता है। ये बात भी सही है। क्यों? क्योंकि कमांड लाइन इंटरप्रेटर के द्वारा यूजर अपने जो कमांड है उनको कैसे लिख पाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो आर लैंग्वेज है या सॉफ्टवेयर है वो यूजर के साथ इंटरप्रेट करने के लिए कमांड लाइन इंटरप्रेटर, जिसे शॉर्ट में हम CL के नाम से जानते हैं, उसका यूज करता है। या फिर इसे आप IDE, जिसे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है। आगे स्टेटमेंट नंबर 3, जिसमें बोला जा रहा है कि आर्स कैपेबिलिटीज आर extended through user created package। तो this statement is also right। आर का जो इकोसिस्टम है वो हाई एक्सेंसिबल है विथ 1000 ऑफ यूजर क्रिएटेड पैकेज अवेलेबल ऑन कंप्रेंसिव आर, जिस कंप्रेंसिव मतलब क्रेन जिसे कहते हैं, क्रेन। ठीक है। तो थर्ड वाला भी हमारा सही है। अगर हम जाएं ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 4, तो आर इज अ कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर, तो आप कहेंगे कि आर कॉमर्शियल नहीं है। आर इज अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, आर ओपन सोर्स है। ठीक है ना, कॉमर्शियल नहीं है, इसीलिए हम ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 4 को गलत, आर ओपन सोर्स OSS है भाई। ठीक है ना, तो इसीलिए गलत, यानी पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो ये था आज का सेट जिसमें हमने 10 क्वेश्चन किए। इसके अलावा अगर आप यूजीसी नेट सेट, NBS, KBS, EMRS या फिर स्टेट PSCs के जो एग्ज़ाम है उसके लिए उनमें आप लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो अभी हाल ही में लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी आई हैं DSSP और रेलवे RRB में, तो हमारे पास ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है उन कोर्सेज़ की, या नंबर है, दोनों से आप क्वेरी कर सकते हैं। सेशन में अगर कोई क्वेरी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स या हमारे नंबर पर पूछ लीजिएगा। बाकी अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, राधे राधे।